अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आज बहुत अहम टॉपिक है। माशरे में एक बुराई जो कि अब अपने उरूज की तरफ बढ़ रही है। नशे का इस्तेमाल नौजवानों में बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ख़ासतौर पर शहर कायद के जो नौजवान हैं, मुख्तलिफ वजूहत हैं इसकी। ज़हनी दबाव है, बेरोज़गारी है, या कोई और भी वजह हो सकती है। लेकिन जो नशे का इस्तेमाल है ये इंतहाई हदों तक अब छूता जा रहा है। ख़ानदान के ख़ानदान तबाह बर्बाद हो रहे हैं। कराची में मनशियात की फ़रोख्त के हवाले से अगर हम बात करें तो ये सिलसिला 70 से 80 के दिहाई में शुरू हुआ और मुनज़्ज़म तरीके से मनशियात की फ़रोख्त ने बहुत ज़्यादा फैलाव इसका जारी कर दिया। मुल्क में मनशियात का जो इस्तेमाल है इसकी बड़ी वजह क्या है? क्यों इंतज़ामिया इसके इस्तेमाल को या इसकी रोकथाम में नाकाम नज़र आ रही है? ख़ासतौर पर हुकूमत सिंध के क्या इक़दाम हैं? ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। फारूक डाडी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अक्सर हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ रहते हैं और इनके तज्ज़ियों से हम इस्तिफ़ादा करते हैं। जबकि खुर्रम जमाल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत काम कर रहे हैं ये इस हवाले से और बड़ी नज़र है इनकी हुकूमती इक़दामात पर भी और ये हुकूमत के थिंक टैंक में भी शुमार किए जाते हैं। फहमीदा यूसुफ़ी साहिबा भी हमें ज्वाइन कर लेंगी, सीनियर सहाफ़ी हैं और इनसे भी इनके तज्ज़िये से इस्तिफ़ादा करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए। पहले मैं बात करना चाहूँगी फारूक डाडी साहब आपसे। मनशियात का जो इस्तेमाल है ख़ास तौर पर शहर कायद के नौजवान है, ये इतना मायूसी का शिकार क्यों है? क्यों इतना इनमें मनशियात जो है वो तेज़ी से फैल रही है? ख़ास तौर पे तुलबा में ये बड़ा देखने में आ रहा है। तालीमी जो इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, अब तो स्कूल में भी ये इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। क्यों? देखिए, ये बड़ी तशवीशनाक बात है और यही हमारे मुल्क में, हमारे शहर में जराइम बढ़ने की सबसे बड़ी बुनियादी वजह ही ये मनशियात है। अब यहाँ पे हमने देखा कि आपने पिछले दिनों देखा एक खातून ने 2 बंदों को मार दिया और उसकी जमानत भी होगी और सब छूट भी गई, वो भी नशे की हालत में थी। पहले तो ये था कि ये जो मनशियात थी वो निचले छोटे तबके में ज्यादा थी, लेकिन अब ये पॉश इलाकों में और कॉलेजेस में और यहाँ तक फैल गई जो आइस का नशा जिसे कहते हैं। हमने तो समझ में नहीं आ रहा। जो एक दौर था, हम अखबार में पढ़ते थे कि फला जगह हीरोइन पकड़े गए, हम सोचे पता नहीं कौन सी हीरोइन है जो पकड़ी जाती है भाई। अच्छा, बाद में पता हीरोइन की जो बात आती थी, तो ये मैं अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के जमाने की बात कर रहा हूँ। पर मुझे पता नहीं कौन सी हीरोइन है जो बार बार पकड़ी जाती है, तो पता चला कि ये हीरोइन एक नशा है। ठीक। इसी तरह ये आइस का सुनते तो समझ में नहीं आता, अब पता चला ये आइस है। इस तरह एक ज़ॉम्बी का भी हमने सुना था कि बेटे ने अपनी माँ को भी कत्ल कर दिया और कितने लोगों को। एक केस भी इस्लामाबाद का बड़ा हाईलाइट हुआ था। तो कराची में ये केस हुआ था। तो इस तरह के अब आप देखिए, ये जितने भी हमारे इलाके हैं जो जैसे बंसोट का नाला है या चीनट्टी का, ये जितने भी पुल के नीचे जो इलाके बने हुए वहाँ इनकी एक बहुत बड़ी आबादी मौजूद है। ठीक है ना। और काम का ये नशा करते हैं और नशे के लिए वारदातें भी करते हैं। किसी भी हद तक जाएंगे, ये कत्ल भी करेंगे, सब कुछ। अब हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला कराची में ये है कि 2.1 मिलियन वो अफगानी मौजूद हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। ठीक है। और ये एक बुनियादी वजह है कि ये और हमारे लोग जो इसमें शामिल है, ये इन्होंने घरों के घर, फैमिलियां तबाह बात कर दी। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं फारूक डाडी साहब। जो सूरत हाल है वो ऐसे लग रहा है जैसे कंट्रोल से बाहर होती चली जा रही है। खुर्रम जमाल साहब से भी बात कर लेते हैं। खुर्रम जमाल साहब, आप तो बहुत काम कर रहे हैं मुआशरे की जो इखलाकी बुराइयां हैं या मुआशरे की दुरुस्तगी के लिए, ख़ास तौर पर ये जो नशे की लानत है, इसके लिए आपने बड़ा काम किया है। क्या कुछ फेस करना पड़ा है इसकी रोकथाम के लिए जब आप फील्ड में निकलते हैं? तो देखिए, ड्रग लॉर्ड्स जो है ना जी, वर्ल्ड वाइड उनकी दुनिया अलग है। अच्छा। वो इतने पावरफुल होते हैं कि बड़ी बड़ी हुकूमतें जो है पलट देते हैं। अच्छा। ये ओपन सीक्रेट है, ढकी छुपी बात नहीं है। और अमेरिका जैसे ममालिक में भी आप देखें कि वहाँ भी ड्रग लॉर्ड्स हैं। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर
हुकूमत का अमल दखल नहीं है। तो हमारा तो बड़ा गरीब सा मुल्क है और बदकिस्मती ये है कि गरीब तो नहीं था, कर दिया गया इसको। तो यहाँ पर मसाइल बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि जो इदारे मैं आपको बताऊं कि इस काम में है, उनमें सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो आता है ANF। ठीक है। अच्छा, अब ANF का एंटी नार्कोटिक्स फोर्स, जी हाँ, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स वो लीडिंग एजेंसी है, ठीक है, इस लिहाज से पाकिस्तान में। उनका जो समझने के तादाद है अमले की, वो 3,500 और 3,400। अच्छा, यहाँ भी अमले की कमी का सामना है। जी हाँ। अब पूरे पाकिस्तान में, अब सिंध में आप देखें कि 700 लोग हैं टोटल जो पूरे सिंध को कंट्रोल कर रहा है, इतने बड़े एरिया को, पूरे सूबे को। अच्छा, ये ANF की आपने बात की, तो ANF जो है ये सिर्फ सरहदों की हद तक महदूद है या शहर के अंदर भी इसके कुछ काम होते हैं? नहीं, शहर में है, सरहदों भी। शहर में अगर आप देखें तो उनकी वेबसाइट पे आप जाके देखें तो सिंध के हवाले से मैं बात करूं कि रोजाना कोई ना कोई उसमें मुल्जिम पकड़ा जाता है और मंशियात बरामद होती है। ऐसा नहीं है, ये वैसे तो ये पूरे मुल्क में है, लेकिन ये चूंकि इसका स्ट्रक्चर ये कि ये एक फेडरल बॉडी है। इसके जो DG हैं वो एक मेजर जनरल हैं, आजकल मोहित साहब हैं, मेजर जनरल मोहित, और सिंध में हैं ब्रिगेडियर उमर फारूक साहब। तो इस तरह हर सूबे में इनकी 5 RDs हैं, रीजनल डायरेक्टरेट कहलाती हैं। वो 5 डायरेक्टरेट हैं और वो पूरे पाकिस्तान में अपना। अच्छा, इसके अलावा एक काम और है ANF का, मैं आपको बताता चलूं कि आगही के लिए कि पकड़ने के अलावा उनका जो काम है वो करते हैं आगही का। अच्छा, आगाही मुहिम जिस तरह से पोलियो के आगाही मुहिम चल रही होती है फारूक डाडी साहब, हम नहीं देखते कि सिंध गवर्नमेंट इस टाइप का कोई आगाही मुहिम कोई ऐसी चलाए जो अवेयरनेस के लिए, खास तौर पे जब आपने अभी आइस के नशे की बात की थी, जब स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि भाई जब हमें एग्जाम्स की तैयारी के लिए जागना होता है, तो जब हम जागते हैं तो बस ये एक छोटी सी टैबलेट होती है जो हम मुंह में रख लेते हैं और हमारा जहन जो होता है वो बड़ा जाग रहा होता है। अब आप ये देखें कि उनके जहनों पे क्या चीज़ फीड की जा रही है, क्या वो सोच रख रहे हैं कि अब हम जहन को जगा के रखें और हम ज़्यादा याद कर लेंगे, ज़्यादा पढ़ लेंगे, नींद को हावी ना होने दें। देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि ये ड्रग्स बैरल जो है ये पूरी दुनिया में इतना बड़ा माफिया है कि हुकूमतें भी इनको कंट्रोल नहीं, सारे माफिया इसके सामने हीज है। हकीकत है, क्यों पैसा है ना इसमें, जहाँ पैसा है वो ताकत है, पैसा बहुत इन्वॉल्व है। और जैसे आपने बताया कि बच्चों ने कहा कि ये है, मैं इस चीज को नहीं मानता। एक्चुअली ये ड्रग बैरल जो है ये कुछ कारिंदे स्टूडेंट के अंदर, स्टूडेंट में से लेके जो नशे की आदी हो चुके होते हैं, वो अपना नशा पूरा करने के लिए दूसरों को भी तरगीब देते हैं और इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होके इन चीजों में ये पड़ जाते हैं। अच्छा, एक स्टेज ऐसा आता है कि माँ बाप के भी कंट्रोल में नहीं रहते। और आप देखें कि जैसे लियारी है, अब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो पहले था वो लियारी था, लेकिन आज लियारी नहीं, पूरा शहर इसमें हो गया। और एक चीज मैं बता दूं कि पुलिस का इसके अंदर बहुत बड़ा अमल दखल है। अगर हमारा एरिया थाना अगर नहीं चाहे, उस इलाके में एक पुड़िया नहीं बिक सकती, एक पुड़िया नहीं बिक सकती। अगर पुलिस ना चाहे, उस इलाके के अंदर एक डकैती नहीं हो सकती। अगर पुलिस ना चाहे, उस इलाके के अंदर एक वारदात नहीं हो सकती। आप ये देखिए, जितनी इंक्रोचमेंट आपको नजर आती है ये पुलिस के अंदर है। हर पुलिस में आप ऐसे छोड़ दें, एक गॉडफादर होता है, चाहे वो हवालदार लेवल का हो, वो पूरा निजाम चलाता है। उसको पता होता है कि कहाँ से मुझे शाम को कितनी कलेक्शन आनी है और कहाँ से नहीं आई और कहाँ से क्या, वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। यही यार ट्रैफिक पुलिस में आप देख लें, ये सड़कों पे जो सिग्नलों पे जो पीक मांग रहे होते हैं, इनमें उन ट्रैफिक पुलिस वालों का हिस्सा होता है, उसके बगैर वो वहां नहीं मांग सकते। हमने तो यही और कितनी शर्म की बात है
कि वो पैसा उनके आला अफसरों तक पहुंचता है। क्या इनको शर्म नहीं आती कि भीख मांग वाले पैसों में भी आप अपना शेयर करते हो? शर्म आती है जब हम ये देखते हैं कि ये आला सरकार। तो मकसद ये कि जब रिश्वत की और गंद की आदत बढ़ जाए तो बस इसका कोई हल नहीं है। करप्शन जो है उसने दीमक की तरह जड़ों को खा गई है और ये बड़ा नुकसानदेह है। तो करप्शन समझा ही नहीं जाता। फहमीदा यूसुफी साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम फहमीदा यूसुफी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। फहमीदा साहिबा, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ी गहरी नज़र रखती हैं आप मामलात पर। हुकूमत सिंध क्यों नहीं इस नशे की लत को ख़त्म कर पा रही है सिंध से, या ख़ासतौर पे कराची से? कराची का जो नौजवान है, यूनिवर्सिटी के जो तालिबे इल्म है, वो बड़े इससे इफेक्टेड है। यहाँ पर जो फारूक डाडी साहब हैं उन्होंने कहा है कि जराइम बढ़ने की वजह भी यही है बुनियादी तौर पर, और पुलिस का बड़ा अहम किरदार है। कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूंगी कि मैं फारूक साहब की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी कि पुलिस का इसमें बहुत बड़ा रोल है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, पुलिस होते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम ये है कि वो हमारे यहाँ से नशा खत्म क्यों नहीं हो पा रहा। तो उसकी एक बड़ी वजह ये है कि नौजवान जो हैं वो ये जो नशा है वो अपने एक्साइटमेंट और थ्रिल के लिए भी करते हैं। वो आइस को नशा नहीं समझते हैं, वो वेप पीने को नशा नहीं समझते हैं, और भी बहुत सारे इस तरह की जो ड्रग्स हैं जो वो लेते हैं। कुछ पिल्स हैं जो पिल्स होती हैं, एडिक्टिव पिल्स होती हैं, वो उनको नशा नहीं समझते हैं। और सिर्फ ये देखिए, पुलिस का भी रोल है, लेकिन जो हमारे यहाँ खुलेआम जो हमारी फार्मेसीज हैं जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है, और वहाँ पर जो ड्रग्स हैं, ये जो ड्रग्स सेल हो रही होती हैं वो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के हो रही होती हैं, और ये ऑनलाइन भी क्या कहते हैं लोग बच्चे स्टूडेंट्स मंगवा लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो सिर्फ पुलिस पे डालना नहीं है, इसके अंदर माशरे के जो तमाम जिम्मेदार तबकात हैं वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को लेकर जिम्मेदार है। इन्वॉल्व से ज्यादा सही वर्ड जिम्मेदार होगा। अच्छा, ठीक है। खुरम साहब, ये जो मनशियात है इसमें सिर्फ आइस, चर्स, हेरोइन यही सब चीज़ें आती हैं, या गुटका मावा भी आता है? क्योंकि गुटका मावा के खिलाफ तो काफ़ी इकदाम सिंध हुकूमत की जानिब से उठाए गए थे, बड़े लॉज बनाए गए थे। कहाँ गए वो? लेकिन आज भी वही है वो कानून मुझे दिखाएं तो। वो आपकी सीढ़ी पे आप देखें, बाहर दरअसल अपने गेट पे चले जाएं, आपको पीके निशान मिलेंगे जी। आप जहाँ चले जाएं, ये भी तो एक नशा ही है ना। पुलिस वाले खुद जो पकड़ने के लिए या मावा ना खाएं, हमारा जहन ही नहीं काम करता। नहीं, ये तो खैर जहनी बीमारी है। अच्छा। इसको ये पुलिस वाले यूनिफॉर्म में गुटके होता है उनका। अच्छा। तो अब जब जो रखवाले हैं वो खुद ही रहजन बने हुए हैं, तो अब क्या किया जाए? शर्जील इनाम मेमन साहब तो कहते हैं कि बहुत इस पे हम काम कर रहे हैं, और अब क्या कर रहे हैं? शर्जील इनाम मेमन साहब ने एक्साइज डिपार्टमेंट खत्म कर दिया। उन्होंने उसकी जगह नारकोटिक्स बनाया। ठीक है। नारकोटिक्स का डिपार्टमेंट का हाल ये है कि उनके पास चलने के लिए आपको टांगे चाहिए ना, उनके पास सवारियां नहीं हैं, उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पास वसाइल नहीं है, वो बैठे हुए हैं बस। अच्छा। पहले एक्साइज में फिर भी थोड़ा बहुत हो रहा था, जब एक्साइज के अंडर में था। जब से नारकोटिक्स इन्होंने बिल्कुल कर दिया और वो सारा खत्म कर दिया, अब वहां पर पकड़ दकड़ भी नहीं कर सकते वो। कहाँ हो रहा है मुझे बताएं। पहले तो खबरें आती थी ना, तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अब ये कार्रवाइयां तो बहुत कर रहे होते हैं कि कहाँ आपने देखी, आपके न्यूज में आई कभी कि एक्साइज ने या एक्साइज नारकोटिक्स ने गुज़िश्ता एक साल में कोई कारनामा मुझे बताइए उनका? वो चंद एक लोग हैं, चंद एक अफसरान हैं जो पुराने कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। वो फिंगर टिप्स में दो तीन। ये जो एयरपोर्ट पे हेरोइन और ये सब पकड़ी जाती है, नशावर अद्वियात वगैरह, कस्टम का काम है, ये पुलिस का एक्साइज का नहीं है। देखिए, मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि ये सिनेरियो पहले हमें समझने की जरूरत है, फिर हमें मसले का हल मिलेगा। एएनएफ का मैंने आपको बताया, उसके बाद आती कस्टम। अच्छा। कस्टम एयरपोर्ट और सी पोर्ट पे के अलावा आपके शहर में तो ये हुकूमती इदारे ही ना? जी बिल्कुल है। उनके भी कुछ महदूद है। एक्साइज खत्म कर दिया है, उसकी जगह नारकोटिक्स कर दिया है, और उसके पास कुछ भी नहीं है।
बैठने की जगह भी नहीं है, ये समझ लें आप। अब उसके बाद आ जाती है पुलिस। जैसे कि फारूक भाई ने बताया कि उसके बगैर नहीं चलती। ये बिल्कुल मुसल्लमा हकीकत है कि कोई भी अड्डा, मैं आपको खुल के बात बता रहा हूँ, चाहे वो फांसी का अड्डा हो, जुए का अड्डा हो, मनशियात का अड्डा हो, बगैर पुलिस की अप्रूवल के वो चल ही नहीं सकता। ये कोई यूं कहें कि पुलिस की सरपरस्ती में एग्जैक्टली अच्छा, वो SHO भी क्या करेगा जब वो वहां पर बोली दे के आया है, उसने 25 लाख 30 लाख कम से कम इस वक्त शहर के थाने के रेट है, करोड़ों में चलेगी। अब तो करोड़ों में। अब प्रेडी थाना है ये, और दूसरे जो बड़े थाने हैं वो करोड़ों में है। और जिन इलाकों से सर जी तो किधर है हुकूमत, सिंध हुकूमत किधर है 17 सालों से? कैसे फिर वो कैसे कोई मिनिस्टर ये कह सकते हैं कि जी हमने बड़ा काम किया है या हम बड़ा काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं? आप न्यूज में हैं, आप रोजाना न्यूज पढ़ती हैं, दिन में 2-3 दफा, और आप इससे मुंसलिक। मुझे ये बताइए कि कितनी अब खबरें आती हैं कि मनशियात पकड़ी गई, पहले आती थी या नहीं आती थी? रोजाना कोई ना कोई खबर कहीं ना कहीं। अब कहाँ है वो खबरें? क्यों नहीं पकड़ी जा रही? SHO क्या करेगा? उसने जब पैसे देने हैं तो वो तो जो जराइम बंद होते हैं वो खुलवाता है वो। अच्छा, अब एक और अहम बात ये हुई है कि जो खवातीन हैं वो भी इस नशे का शिकार हो रही हैं। अब आप देखें फहमीदा यूसुफी साहिबा, आपने भी देखा होगा कि जब आप फील्ड में निकलती होंगी तो ये वो फुटपाथ वगैरह या वो कॉर्नर्स, खास तौर पे जो बैंक के कॉर्नर्स होते हैं, जहाँ पर कोई बैंक होता है, उसके रात को आप वहाँ पर जाएं तो आपको वहाँ पूरा जत्थे का जत्था बैठा हुआ नजर आएगा और कोई पूछने वाला नहीं होता है कि वो वहाँ पे बड़े सुकून से नशा कर रहे होते हैं। जी अच्छा, देखिए मैं थोड़ा सा आपके जो और उनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हो गए हैं। बिल्कुल शामिल होते हैं। मोहतरम गेस्ट से थोड़ा सा इख्तिलाफ करते हुए अपनी थोड़ी सी चाहूंगी कि मालूमात थोड़ी अपडेट कर लें कि ANF की मुसलसल जो है वो कार्रवाइयां होती हैं और अभी भी 1-2-3 दिन पहले उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है। और रही बात पुलिस की, तो हर मामला मैडम आप इसे कंफ्यूज हो गई हैं। मैंने ANF को तो पहले ही जिक्र किया है कि वो करते हैं। एक्साइज की बात कर रहे हैं, एक्साइज तो खत्म कर दिया उन्होंने। जी शुमाइला साहिबा, मैं कॉल पर हूँ और मैं किसी की बात में बीच में नहीं बोली तो मुनासिब होगा कि मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, वरना इस तरह से जी तो अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी की भी बात में बोलूं। मैंने यही कहा है। और दूसरी बात ये है कि मैं जो कहना चाह रही थी, अगर आप मुझे 2-4 मिनट दे दें तो वो मैं ये कहना चाह रही थी। जी तो मैं ये कहना चाह रही थी कि हर मामले को, हर चीज को हम सिर्फ और सिर्फ पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उसके अंदर हमारी जो शख्सियात हैं वो भी जो है इन्वॉल्व होती हैं। और दूसरी बात, जैसे कि जिसपे कोई अभी तक बात नहीं कर रहा है, जो हमारे यहाँ जो फार्मा इंडस्ट्री है जो कि एक पैरेलल माफिया के तौर पर चल रही है यहाँ पर, और जैसी जो हमारी फार्मेसीज हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है और एक अलग ही उनकी चल रही है। और दूसरी बात ये जो इंजेक्शन बहुत चीप उसमें हमें मिल जाते हैं, जो आप जिसकी निशानदेही कर रही हैं, तो और वो बैठ के वो इंजेक्शन एक दूसरे को लगा रहे होते हैं। तो बहुत सारे मामलात को और बहुत सारी चीजों को हमें बहुत सेंसिटिविटी के साथ और बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। और ये जिस तरह का फ्लो है ड्रग्स का, ये सिर्फ ड्रग्स को अगर हम सिर्फ मुंशियात चरस तक रखें तो वो नहीं है। इसके अंदर इंजेक्शन हैं, इसके अंदर गोलियां हैं, इसके अंदर जो आइस है, क्रिस्टल्स हैं वो हैं, और ये सारी टैबलेट्स हैं, ये सारी चीजें भी इन्वॉल्व हैं जो कि आ रही हैं और जो कि हमारे यहाँ खुले आम धड़ाधड़ बिक रही है। तो इस तरह से सिर्फ ये कहना कि ये कोई SHO ही सिर्फ इसका जिम्मेदार होता है या कोई थाना ही जिम्मेदार होता है, तो मैं इससे जो है बहरहाल एग्री नहीं करती। और जहाँ तक रह गई बात कराची की, तो कराची में हुकूमत में कौन रहा है ये बात हम सबके सामने ही है। कराची 30 साल तक किस के हाथों, किस पॉलिटिकल पार्टी के हाथों रहा है ये भी हम सबको पता है। ये गुटखा माफिया और ये जो आज हम देख रहे हैं मावा, ये कहाँ से आया है, और इसकी भी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं। और थोड़ा सा हमारा जाहिर है कि एक जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में, जो यंग जनरेशन है हमारी, वो ये सब इस्तेमाल करते हैं थ्रिल के लिए और उसके लिए, जिसकी तरफ को पेरेंट्स की तरफ से भी इजाजत मिली होती है, उनके स्कूल कॉलेज में भी उनके नजर नहीं रखी जाती है। और ये एक पैरेलल माफिया है जो कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस कंट्रोल
का मामला नहीं है, इसके अंदर आपकी पॉलिटिकल आप या कह लें कि आपकी बाहर एंटिटीज भी शामिल है, इसके अंदर आपकी जो बगैर लाइसेंस के चलती हुई जो फार्मेसीज हैं उनका भी बहुत बड़ा ठीक है। वालिदैन भी बहुत जिम्मेदार हैं इस नेग्लिजेंसी के। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने फहमीदा यूसुफी साहिबा। और 1.5 करोड़ पाकिस्तानी नौजवान हैं जो कि इस मनशियात की लत में मुब्तला हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बात कर रहे हैं मनशियात के हवाले से, खास तौर पर शहर कायद के जो नौजवान जो इस बुरी लत में मुब्तला हो चुके हैं, क्या वजूहात हैं, हुकूमत क्यों इस पर काबू पाने में नाकाम है। और अब खास तौर पर आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है मनशियात की फरोख्त में। सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव एड्स आते हैं और मीडिया पर सोशल मीडिया पर इसको फरोख्त किया जाता है। फारूक लाड़ी साहब, आप तो बड़े अच्छे तरीके से जानते हो। इसकी बुनियादी वजह ये भी एक है, ये सबसे बड़ी वजह वो ये कि बेरोजगारी। जब नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, खाने को पैसे नहीं है, वो फिर इस लत में अक्सर लोग मायूसी का शिकार हो जाते हैं। मायूसी के शिकार में इत्तेफाक नहीं करूंगा इस बात से। मायूस आदमी के पास जब पैसा नहीं है तो नशे के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है उसका? वो पैसे फिर वो देने वाले हैं ना, जो उनको वो देते पहले हैं, वो उस लत में मुब्तला करते हैं, काम लेते हैं। यही तो जराइम की बुनियाद है। यही से सिलसिला शुरू। दूसरी बात ये, हीरोइन हो गई, चरस हो गई, या ये जो नाइस, ये आता कहाँ से? इस सारा अफगानिस्तान से आता है। ठीक है, आपका गुटखा, मावा वगैरह ये कहाँ से आता है? ये सारा इंडिया से आता है। ठीक है, नहीं यहाँ तो घरों में भी फैक्ट्रियां बन रही है, यहाँ पे फैक्ट्रियां वो बनी है, लेकिन एक ब्रांड भी तो चल रहे हैं ना। ब्रांड भी चल रहा है, जो बिल्कुल चल ब्रांड रहा है ठीक वो ब्रांड से ही तो ये चल रहे हैं ना, ये सारा सिलसिला। तो अब आप देखें कि जिस स्मगल होके आ रही है चीजें। अब बात सारी ये है कि ये आती कौन है? जो बॉर्डर पे तैनात है वो लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है ना, अगर वो चाहे 1 ग्राम भी ड्रग्स यहाँ नहीं आ सकती। ठीक है ना, जब शहर में आती है तो शहर की जो इंतजामिया है, इसमें फहमीदा साहब ने सही कहा कि इसमें वो बड़े बड़े सियासी लोग भी मुलविस होते हैं, बड़े बड़े अफसरान भी मुलविस होते हैं। तो इससे पुलिस जो है उन पे बड़ा प्रेशर पड़ता है। लेकिन देखें, मैं ये कहता हूँ हमारे यहाँ 2 लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं कराची में खासकर। एक पुलिस, दूसरी रेंजर्स हैं। मैंने कभी रेंजर्स को ये नहीं देखा कि इसके ठेलों पे जाके भत्ते उठा रहे हो या उनको सेट कर रहे हो या इंक्रोचमेंट कर रहे हो कि चलो आप यहाँ पे गाड़ी लगा दो, यहाँ आप ठेला लगा लो, या यहाँ पे आप कैबिन लगाओ। इतने कभी भी या ना तो किसी रेंजर्स को मैंने नाजायज तौर पे किसी को बिला वजह गाड़ी को रोक के उससे पैसे मांग रहे हो, ये नहीं देखा। तो ये इस तरह की चीजें आपको रेंजर से नहीं मिलेगी। तो मैं ये कहूँगा कुछ अर्से के लिए, जब आप इतने बड़े बड़े असेंबलियों में वो करते हैं, बिल पास करते हैं, आप असेंबलियों में बिल पास करके अपने जो करप्शन के केसेस है 1100 अरब के, वो माफ करवा देते हैं। तो एक कानून साजी ये भी करें कि कुछ अरसे के लिए पुलिस को साइड पे करें और ये इख्तियारात मोहल्ला कमेटियां बनाएं, इलाके के लोगों को इसकी जिम्मेदारी दें, और फिर आप देखें कि कितने शानदार रिजल्ट निकलते हैं। लेकिन अब चूंकि पुलिस एक माफिया बन चुकी है, पुलिस से मकसद वो जो थाने इलाके के, जैसे इन्होंने कहा कि वो पैसे दे के आते, यकीनन जिस आप सबसे महंगा दो थाने यहाँ पे, एक मोचका का, एक आपका ये गडाब का, यहाँ पे करोड़ों की रिश्वत दे के ये थाने बिकते हैं। ये सारे आम है। यहाँ तक कि एसएचओ तो इतने पावरफुल होते हैं कि पिछले दिनों खबर आई थी कि एसएचओ ने अपने डीएसपी को बंद कर दिया लॉकअप में जी। मकसद, और वो अपने आला जो एसएसपीज हैं उनके अहकामात को भी नहीं सुनते। तो कहने का मकसद, और आपने देखा होगा कि एक और एसएचओ थे, फिर वो एसएसपी भी रहे, मेरा ख्याल है क्या राउस नाम का कुछ है, आज वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को तड़ियां दे रहे हैं कि उसने ये किया, उसने ये किया। मकसद ये है कि आखिर कहीं ना कहीं से कोई बैक तो कर रहा है ना बैकिंग। तो ये चीजें खत्म होनी चाहिए। जो इन जराइम में मुलविस है उनको आड़े हाथों लिया जाए, और
हमारा बहुत बड़ा तबका जो है ये नशे के अंदर खत्म हो रहा, हमारी नस्लें खत्म हो रही है, तो इसका सद्भाव होना चाहिए। हाँ, या यूं कहें कि ऐसी अदालतें भी कायम हो जानी चाहिए, जहां आईनी अदालतें आ रही हैं तो वहां ऐसी अदालतें जो मुआशरे के सुधार के सुप्रीम लिए- कोर्ट के तो ऑर्डर्स पे तो कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, कोई रूल ऑफ लॉ होगा तो कुछ होगा ना। अब यहाँ के हुकूमत चाहती है कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी कंट्रोल करे, कि वो हुकूमत चाहती है कि हर इदारे को कंट्रोल करे, जी। तो ये मुमकिन ही नहीं है जब तक आप इदारों को ऑटोनोमस बॉडी नहीं बनाएंगे, उनके अपने इख्तियारात नहीं ये होंगे, तो तब तक ये जराइम बिल्कुल चलते वही वाली रहेंगे। बात हो गई खुर्रम साहब कि जब हम बल्दियाती इख्तियारात की बात करते हैं कि निचली सतह तक इख्तियारात आने चाहिए, जैसे मोहल्ला कमेटियों की बात की, तो ये उस जानिब जा रही है गुफ्तगू के इख्तियारात निचली सतह पर होंगे तभी कुछ मसाइल का हल निकला है। अब मैं उसमें एक बात आपको और बता दूं, जैसे फारूक भाई ने कहा कि मोहल्ला कमेटियां बने, काउंसलर मोहल्ला कमेटी का एक शाख समझ लें आप। जी। अब करता धरता। पहले जो काउंसलर आते थे वो आते थे खिदमत खल्क के लिए, अब वो काउंसलर भी माफी के साथ वो सिर्फ दे आर जस्ट मनी मेकर्स। हम यूरोपियन कंट्रीज में हम देखते हैं वहाँ है। कि वहाँ ये चीज है, वहाँ ये देखिए system- वहां तो वजीर आजम जो यूरोपियन कंट्री में वजीर आजम रिटायर वो साइकिल पे घर गया है, ये भी तो रिकॉर्ड पे बात है ना। जी जी बस में रिकॉर्ड पे तो ये बात भी है कि इलेक्शन वाले दिन हम बैठे हुए थे, हमारे सामने इलेक्शन है, 10:30 बजे खबर आई कि लाहौर में जो है यास्मीन राशिद 85,000 वोट की लीड से जीत चुकी है, और 17 सीटें जिनको मिली, सुबह देखते 170 सीटें। तो ये तमाशा जीरो का क्या फर्क था ना, इस मुल्क के साथ बना हुआ है। एक जीरो की तो एक का ही जीरो ही तो फर्क लगा था, है। जीरो इधर लगे या उधर तो लगे, और वो फॉर्म 47 जीरो ने वाले हीरो सारे बना आ दिया, गए। ये कह रहे हैं आप। मैंने उन तंजीमों को भी देखा ठीक है। जिसके 1000 वोट भी नहीं, किसी के 400 के तो सारी खुद बहरहाल, नवाज साहब ये देखें इसका क्या होगा? इसका जहां तक मनुष्यात की ताल्लुक है, मैं ख्याल हम उसी टॉपिक पे रहें तो ज्यादा हाँ, बेहतर थोड़ा सा हट जाते हैं क्योंकि सियासत हर जगह मौजूद हो जाती हर है। जगह देखिए मौजूद है। मनुष्यात अब किसी एक घर, एक मोहल्ला, एक शहर या का एक मसला मुल्क नहीं है। मसला नहीं है, अब ये बैनुल-अक़वामी पूरी मसला है। दुनिया का पूरी मसला है। दुनिया का मसला है। ठीक है। आपके दरवाजे में से झिरी भी अगर है तो वो आपके घर में अभी दाखिल एक केस आपको याद होगा जिसमें शायद तस्बीह के दानों में मनशियात बरामद हुई है। बीबी मैं आपको बताऊं, इससे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, जी। तस्बीह के दाने तो चने, मैंने तो कलाम पाक के अंदर कैविटी बना के हीरोइन लेके गए, और वो पकड़ी गई है। पकड़े भी। वो अल्लाह की मार तो पड़नी है ना। आप जो कैचर लगाती है ना, उसमें भी हीरोइन गई है, बेल्ट में गई है, खूसों में गई है। किसी दिन आप तशरीफ बंद लाएं। गोभी का किस्सा बड़ा मशहूर हुआ जी हाँ, अभी प्याज में पकड़ी है, बंद गोभी का सऊदी अरब के अंदर। प्याज में आइस पकड़ी गई है। जी वो खबर आई थी, ये बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। पुरानी बात है, 25-30 अच्छा। साल पुरानी बात है जी, कि जी। एक साहब बात ये कि अब करना क्या है, असल बात ये है, अहम बात ये है, मसला तो है, करना ठीक है, मसले का अब हल क्या करना ये होना है चाहिए? कि मैंने जैसे आपको कहा ना, ये किसी एक का मसला नहीं है, ये सबका इज्तिमाई मसला है। हम मादरत के साथ हम बेहिस हो गए। पहले, सबसे पहले मैं बात बताऊं कि उस्ताद का एक बड़ा मुकाम था। ठीक है। मैं एक कोटेशन मैंने पढ़ी कि मैंने एक दिन उस्ताद की जूतियां सीधी करी, मेरी किस्मत सीधी हो गई। ठीक है। हमारे यहाँ बदकिस्मती है बुनियादी कि आपके यहाँ आपसे तालीम छीन ली गई है। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर कहूंगी खुर्रम साहब कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस्ताद बायस है, अब है ना, पर्सनल इश्यूज अब बना है। लेते हैं, पर्सनल हो जाते अब हैं, है, अब मतलब है। वो स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट को भी वो दर्जा नहीं देते। वजह ये भी बड़ा वजह है ना। देखें, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश जी। करें। मुझे फख्र है कि मैं प्ले स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, ठीक है। आई एम प्राउड टू से। आप मुझे कोई एक नाम बता दें पाकिस्तान का जिसने नाम रोशन किया हो, जो किसी कॉन्वेंट का या इधर उधर का कहीं बड़े स्कूल का पढ़ा हुआ, सिटी स्कूल फला फला, बहुत बड़े बड़े यहाँ नाम। पे टिक कौन रहा है, सारे प्रोफेशनल तो बाहर चले गए। सुन तो लेना मेरी जी, बात। जी। लेकिन मैं आपको प्ले स्कूल के 1000 नाम बता दूंगा। सबसे बड़ा नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल वहाब, डॉक्टर अताउर रहमान, ये सब पीले स्कूल के पढ़े हुए हैं। तो पीला स्कूल भी तो नहीं है ना इन्होंने वहाँ पे तो। तालीम हासिल की।
अब जो बच्चा तालीम हासिल नहीं कर रहा, तालीम खरीद रहा है, तो जो चीज खरीदी जाती है वो बिजनेस होती है। अब वो बिजनेस बहुत जबरदस्त पॉइंट आपने रेस किया, ये बहुत जबरदस्त ठीक है। आज आप हम आज भी मेरे मतलब असातिज़ा है, जैसे मेरे अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, सरफराज शाह साहब हैं, मुझसे ज़्यादा उम्र में बड़े, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, जीना सीखा उनसे। आज भी जब मैं उनसे बात करता हूँ तो बेइख्तियारी तौर पे मैं अगर लेटा हुआ हूँ या ऐसी इजी बैठा हूँ तो मैं एकदम अलर्ट होके फिर बात करता हूँ। एहतराम इतना है उनका। आज उस्ताद का एहतराम इसलिए नहीं है कि मैंने अब आंखों देखी बात बता रहा हूँ कि एक बच्ची को डांट दिया, मैं प्रिंसिपल के पास बैठा हुआ था, हम अवेयरनेस के हवाले से जाते हैं स्कूल में, तो उसकी माँ अगले दिन लड़ने आ गई, मेरी बच्ची को डांटा कैसे, और वो टीचर को बुलाया और टीचर ने जब तक उसने माफ़ी नहीं मांगी उसकी खुलासी नहीं, वरना उसकी नौकरी चली जाती। तो आपने उस्ताद का इस्तेकाक छीन दिया है तो आपका मुआशरा बर्बाद हो रहा है। यानी हर शख्स या हर किरदार जो अपना मुआशरे में एक रोल प्ले करता है उसका इस्तेहसाल हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी बुनियादें हैं वो लड़खड़ा रही हैं। Exactly. फहमीदा यूसुफी साहिबा क्या कहेंगी आप? जी फहमीदा यूसुफी साहिबा, आप आवाज सुन रही हैं मेरी? अच्छा, आवाज़ नहीं शायद पहुँचे। फारूक साहब, यही वजूहात हैं हमारे मुआशरे की जो अखलाकियात बिगड़ रही हैं, ये आगे चल के हमें मुख्तलिफ बुराइयों में जो है वो मुब्तला कर देती है और नौजवान। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, यही तो बुराई है। मैं अपने दौरे तालिब इल्मी की ज़माने की बात करूँगा कि कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, आर्ट्स लॉबी वो एरिया था जहाँ तमाम डिपार्टमेंट के साइंस, फार्मेसी, आर्ट के सब लोग वहाँ आके बैठते थे। तो वो एक अच्छा मंजर होता था। कभी अगर वाइस चांसलर का गुजरना हो तो तमाम स्टूडेंट अपनी जगह से खड़े होकर एक ताज़ीमन खड़े हो जाते थे रिस्पेक्ट के लिए। और यकीन करें कि हम अपने उस्ताद की इतनी इज्जत करते थे कि मैं पिछले दिनों की बात बताता हूँ, मुझे कैंसर हो गया तो मुझे बहुत से दोस्तों ने इन्होंने कहा कि भाई कोई मदद। मेरे एक उस्ताद ने मुझे फ़ोन किया, मेरी आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने कहा फारूक मैंने अपना बैलेंस चेक, रिटायर्ड है मकसद वो अपना, तो इतने वेल ऑफ भी नहीं, बोला मैंने अपने फंड चेक किए, मेरे पास 4 लाख रुपए मेरे उसमें सेविंग में है, तो मैं 1 लाख रुपए आपके लिए वो करता हूँ। मैंने कहा सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला ने मतलब ये एक मोहब्बत, एक इखलाकियात, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैंने कहा यार मेरे उस्ताद ने मेरे लिए इतनी बड़ी, तो मैंने कहा अल्लाह ताला ने मुझ पे करम किया है और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मकसद ये कि ये उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता है वो इन्होंने बताया कि अब वो चीज़ नहीं रही। उस्ताद ने कहा, आज क्या होता है कि उस्ताद ये सोचता है कि अपने स्टूडेंट से कैसे लिया जाए, क्या बेनिफिट लिया जाए, लेकिन नहीं, हमारे दौर में हमने अगर सबसे ज्यादा किसी की इज्जत की है अपने माँ बाप, तो हमारे उस्ताद की बिल्कुल माँ बाप का दर्जा। बिल्कुल बिल्कुल। फहमीदा यूसुफी साहिबा, ये बताइएगा कि कराची में जो मनशियात फरोश हैं उनके खिलाफ हुकूमत सिंध को क्या इकदाम उठाने चाहिए? कुछ तजावीज़ दें, कुछ बताइए, कुछ मशवरा दें हुकूमत सिंध को, नस्लें तबाह हो रही हैं। हुकूमत सिंध को हमारे आपके मशवरों की क्या जरूरत हो, खुद बहुत अक्लमंद है और उनके मशवरों पे तो वफाक चल रहा है और वफाक में सारी जोड़ तोड़ हो रही है, तो हमारी वो कहाँ सुनेंगे। मगर भारत ये एक बहुत संजीदा तरीन मामला है, मुंशियात का मामला जो है, जो स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में फैला हुआ है, जो हमें हर जगह नजर आता है। तो इस मामले में जैसे कि आपके जैसे कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को आपको बहुत विजिलेंट होना चाहिए, उसको ऑपरेशनल होना चाहिए और उसको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। सारा मसला ये है कि हमारे यहाँ जो है वो गवर्नेंस है, हमारे यहाँ जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं है, हमारे यहाँ इस मामले को सीरियस बिल्कुल नहीं लिया जा रहा। ये मामला सिर्फ ड्रग्स लेने का नहीं है, ड्रग्स फैलने का नहीं है, मामला ये है कि इस ड्रग्स की वजह से कितनी ज्यादा जो डिजीजेस हैं, जैसे कि HIV है जो कि इंजेक्शन है, या किसी लग जाती है, हेपेटाइटिस है, और बहुत से मामला हैं जो कि आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम जैसे कि मैंने पहले भी कहा और मैं फिर यही कहूंगी
कि प्रॉब्लम ये है कि इस मुंशियात के जो ये सारा कारोबार है, या इसको आप जो ये काला धंधा है, इसके अंदर इन्फ्लुएंशियल जो है वो क्या कहते हैं शामिल हैं किसी ना किसी तरह, कहीं ना कहीं। तो जाहिर है कि उनके ऊपर जो है एक्शन लेने के लिए वो किसी को बहुत ऊपर से आना पड़ेगा। आपकी जो कोर्ट्स हैं, आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर है, आपका जो जुडिशियल सिस्टम है, उसको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी मंशियात फरोश को जो है वो अरेस्ट भी कर लेते हैं तो आपका जो सिस्टम है उसमें इतने फ्लॉज हैं कि वो इवेंचुअली छूट जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ आपको सबूत नहीं मिलते हैं। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो अभी अगर हम जो है छोटी सतह पर अवेयरनेस की बात कर सकते हैं, हम छोटी सतह पर स्कूल कॉलेजेस की सतह पर थोड़ा सा जो आपकी विजिलेंस है उसे स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ये मामला तो हम देख सकते हैं। लेकिन जो ओवरऑल स्प्रेड है आपका सोसाइटी में, उसके लिए तो आपके जो आपका लॉ एंड ऑर्डर है, जो आपका गवर्नेंस है, जो आपका जुडिशियल सिस्टम है, उसको आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ऑपरेशनल करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप इस मामले को काबू करेंगे। वरना ये मामला जो है वो सिर्फ हम एक थर्ड वर्ल्ड की कंट्री है, एक थर्ड वर्ल्ड की एक मामूली सी एक कंट्री है जिसके अपने बहुत फाइनेंशियल पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, और अब तो आइडेंटिटी के भी क्राइसिस हमारे यहाँ शुरू हो चुके हुए हैं। तो हमारा नौजवान तो जिसके पास न जॉब है ना फ्यूचर है, तो वो अपने लिए जो स्केप ढूंढता है वो कहीं ना कहीं इन जो ड्रग्स हैं या तरह की चीजें हैं वो करता है। आपके जो ये धड़ाधड़ वेप हाउसेस खुल रहे हैं, ये मामला को देखने की जरूरत है। अब उस वेप हाउस के अंदर जो है क्या सिर्फ वेप ही मिल रही होती है, आपका ये हुक्का, शीशा और बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां पर उनके अलावा क्या मिल रहा होगा, कैसे होगा, तो ये मैं और आप तो जाके छापे नहीं मार सकते ना, हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं। सही जी बिल्कुल, और हम आवाज उठाते रहेंगे। और खास तौर पर सिंध की आवाम के लिए, शहर कायद के नौजवानों के लिए मेट्रो टीवी जो है वो हमेशा ही आवाज उठाता है, इन मसाइल पर गुफ्तगू करता है और दो टोक गुफ्तगू करता है। मुझे ये बताइएगा खुरम जमाल साहब, हुकूमत का कोई बहाली सेंटर वगैरह भी कभी बना है कभी उसमें? क्योंकि हम तो ये देखते हैं कि पहले आज से 5-7 साल पहले जब मैंने इस पे काम किया था तो मैंने छोटे बच्चों में ये चीज देखी थी कि वो समद बॉन्ड का नशा करते थे, वो कपड़े में लगा के और वो सूंघ रहे होते थे उसको। अब जो है वो छोटे छोटे बच्चों को तो पता ही नहीं होता उन्होंने नशा क्या किया, वो तो बेहोश पड़े होते हैं सड़कों पे, फुटपाथों पे। मैं आपको वही बता रहा था, एएनएफ के 3 काम है। पहला काम है इन्फोर्समेंट, सेकंड है उनका अवेयरनेस, एंड थर्ड इज रिहेबिलिटेशन। अच्छा। सिंध में इस वक्त सिर्फ कराची में उनके 3 हॉस्पिटल हैं जिसमें फ्री ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, लेकिन कैसा फ्री ट्रीटमेंट? वहां तक पहुंचाएगा कौन? सड़कों, गलियों, मोहल्लों में हर जगह मैं वही तो बता रहा हूँ। इस वक्त भी तकरीबन 10,000 से ज्यादा वेटिंग लिस्ट में है। अब एक सेंटर में कितने लोग रख लेंगे आप? 100, 200? तीनों सेंटर में मिला के तकरीबन 300 लोग के करीब इस वक्त भी ट्रीटमेंट चल रहा होगा, 250 से 300 लोग। और एक ट्रीटमेंट जो होता है शायद 3 से 4 महीनों का, 5 महीनों का। जो सेंटर है इनका जो लियारी में है, वो आप कभी विजिट करें, उसमें बच्चे और खवातीन का अलग है। अच्छा। खवातीन भी बहुत हैं। आप जब वहाँ जाएंगी, जब उनकी कहानियां सुनेंगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये मैं किस दुनिया में आ गई हूँ। जो खवातीन अपनी कहानियां बताएंगी किस तरह वो नशे में पड़ी हैं, उनके शौहरों ने उन्हें नशे पे लगाया। अच्छा। जी। तो ये उनका ये ट्रीटमेंट सेंटर जो है, उसके अलावा प्राइवेट है काफी, लेकिन जो फ्री जो गवर्नमेंट के हैं वो गवर्नमेंट का एएनएफ का है सिर्फ, और किसी का नहीं है। ठीक है। और आगे आने वाले वक्तों में कुछ सिंध गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस बारे में? इनके हैदराबाद है, नवाबशाह में बन रहा है तकरीबन। खुरम साहब, कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है कि जो अगर नशे का आदी कहीं पे नजर आता है, यानी जरूरी नहीं कि उसको उठा के कोई उसका रिश्तेदार पहुंचाए, मतलब वो अगर कहीं बेहोश पड़ा हुआ है तो कोई ऐसी फोर्स या कोई ऐसा एम्बुलेंस या कुछ जो वो उसे उठा के और वहां पे उन तक पहुंचाए? अच्छा, मतलब मैं आपको एक बात बुरा हाल मैं आपको बताऊं कि देखें, अब सबसे बड़ा अलमिया क्या है कि वो नशा बढ़ क्यों रहा है? बढ़ इसलिए रहा है
कि ये जो हीरोइन और आइस का नशा है ना, इस पे पीने वाले के लिए कोई सजा नहीं है, शराब पीने वाले के लिए सजा है। अच्छा, आप देखें, मतलब ये दोहरा में आ रहा है और ना? ये होते कहाँ है सब, जो वो पुलों के नीचे, ब्रिजेस के नीचे, और वो गंदे नालों के आपको हर वो जगह जो ये जितनी भी लियारी नदी चल रही है ना आपके टूवर्ड्स नॉर्थ कराची से आगे से जाके सोराबकोट से होती हुई फिर वो आके जाके केमाड़ी पे खत्म होती है, वो नदी के किनारे पे आपको सारे क्राइम मिल जाएंगे। सिर्फ नशा ही नहीं, हर क्राइम मिलेगा वहाँ पे। खुरम साहब, जब आपको पता है तो ये सबको नहीं पता होगा, गवर्नमेंट को नहीं पता होगा। मतलब मैं तो आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि हर क्राइम है, लेकिन ये जो अब अभी जैसे आइस है, आइस जो है वो ना आइस पैदा होती है पाकिस्तान में, ना कोकेन है। ये महंगे नशे हैं, ये गरीब बच्चा नहीं कर सकता, नामुमकिन है। ये सारा एलीट क्लास जो है ये उनके नशे हैं। अभी आपने बहुत सारी बात बताई नशे की, जैसे सबसे बड़ा जो केस था जिसमें आपको याद होगा, वो भी एक बहुत बड़े हमारे मुल्क के जाने माने सनतकार के बेटे का था, जो नूर मुकद्दम वाला, कि गला काट के फेंक दिया और उसको ये नहीं पता कि मैंने किया क्या है। वो क्या था, कोकेन जो है ना उसकी उसने डबल डोज ली थी सिंगल की जगह, वो बिल्कुल उसको आउट हो गया, उसने उसकी आंख जब खुली, अब जैसे अभी फारूक भाई ने बताया वो जो अभी कारसाज वाक़या, ज़ॉम्बी बनी हुई थी वो, मैं कदाकरामी कर रहा हूँ, 30 साल पुरानी बात है, जो बंस रोड के नाले के नीचे कोई 15-20 पुलिस वालों ने जाके कार्रवाई करने की कोशिश की। जब वो बाहर निकले तो किसी की शर्ट नहीं थी, किसी के कपड़े नहीं थे, यानी कि उन हीरोइन चोर नशेई लोगों ने जो पुलिस वालों की दुर्गत बनाई है। अच्छा, तो पुलिस भी यकीनन इन चीज़ों पे बेबस है, कह रही क्या। तो इसका हल यही है कि जहाँ से ये आती है उन बॉर्डर में जो नाफिज है, सबसे पहले तो दे शुड बी अकाउंटेबल। देखें, अब मैं आपको एक और बात उसके बाद जब शहर में आए, अगर किसी तरह वो शहर तक पहुंच जाती है तो शहरी इदारे जो हैं वो इसकी जिम्मेदार हो और सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए। इस वक्त अभी आप ये जो इन्होंने चमन पे वो बाड़ लगाई थी, वो सुना है कि वो निकाल दी गई, वो तो सारी निकाल दी उन्होंने। चमन पे क्या, वो पूरा तो बॉर्डर लगा, पूरा कितना बड़ा बॉर्डर था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें खर्च। अब मैं आपको दूसरी तरफ इसका एक और सिनेरियो बता रहा हूँ फारूक भाई, उसके मैं थोड़ी तस्सीह कर दूं। कोस्टल एरिया है, तकरीबन 1700 माइल्स पे फैला हुआ है। वो उसकी जिम्मेदार जो है वो कोस्ट गार्ड है। उसकी नफरी कितनी है? नफरी का बड़ा मसला रहता है। नफरी के अलावा वहाँ पर सबसे बड़ा शुमाइला जो इशू क्या है कि वहाँ के जो डेजर्ट का रास्ता है ना, वो आम आदमी, जैसे किसी की पोस्टिंग होती है, हमारे दोस्त जाते हैं तो वो अकेले निकल नहीं सकते, कि रास्ता भूल गया तो घूम के मर जाएंगे, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, वो रेत के नीचे नहीं पता चलेगा गए कहाँ, गायब हो गया। ठीक। तो वो जो मुकामी है ना, वो ऊंटों पे और वो बहुत सारे रास्ते वो यूज्ड टू होते हैं उसके, वो उसके यूज्ड टू होते हैं। और आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखिएगा, ऊंटों पे पकड़े हैं, ऊंटों पे डेजर्ट में, जिसमें ऊंट के घुटनों तक रेत में दबे हुए थे और वो वहां से उन्हें पकड़ा है। ठीक है, तो ठीक है। आना वहां से देखें, फिर वही बात आ रही है घूम के नफरी। ठीक है, फहमीदा यूसुफी साहिबा, आप भी समझती हैं कि हुकूमत को भी कई मसाइल का सामना है जिसकी वजह से ये मामलात जो हैं ये इतने बढ़ चुके हैं, तो अगर ये मसाइल का सामना रहेगा तो इसका तो हल कभी भी नहीं निकल सकेगा? नहीं, वही मैंने कहा कि ये हमारी हुकूमती तरजीहात में शामिल नहीं है। हमारी हुकूमती अनफॉर्चुनेटली हमारी जो तरजीहात में हमारी जो तरजीहात में शामिल है वो पॉलिटिक्स है, हमारी जो तरजीहात में शामिल है वो पावर गेम है। तो हमारी तरजीहात में तो ये सारी बातें, ये सारी चीजें शामिल ही नहीं है कि ये जो ड्रग्स हैं ये किस तरह से इसका ओवरली स्प्रेड हो रहा है। जिस तरह से अभी आपने बात सुनी है कि नफरी का मामला है, आपने ये भी जो है वो आपको पता चला कि जैसे कि पता ही होगा, लेकिन आपके गेस्ट ने आपको ये भी बता दिया कि ये जो स्मगलिंग का मामला है, ये जो बाढ़ का मामला है,
ये जो विद इन द सिटीज या विद इन द प्रोविंसेस स्मगलिंग हो रही है या जो है अक्रॉस बॉर्डर जो स्मगलिंग हो रही है, उसके लिए आपको कितना लॉ एंड ऑर्डर विजिलेंस करने की जरूरत है। उसके लिए जो मैं ये कह रही हूँ कि आपका जुडिशियल सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, आपका जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो कमांड एंड कंट्रोल है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो अनफॉर्चुनेटली उन लोगों की जो मसरूफियात हैं या ये कह लें कि जो उनकी तरजीहात हैं वो कुछ और है, तो इस वजह से इन मामलात को बहुत ज्यादा सतही बुनियादों पर रखा जाता है। और वैसे भी पाकिस्तान में एजुकेशन और हेल्थ किसी भी प्रोविंस में जो है वो कोई मैटर नहीं कर रहा होता, तो जहाँ पे कोई मैटर ही नहीं कर रहा होता तो वहाँ पर ये मामला। फहमीदा साहिबा, एक सवाल बड़ा आता है कि जब हम पोलियो की बात करते हैं, अगर 41 केस या 40 केस या 4 केस या 10 केस निकलते हैं तो पोलियो मुहिम स्टार्ट करवाई जाती है, लेकिन यहाँ एक एक गली एक एक नुक्कड़ पे 10-10, 20-20 लोग नशे में मुब्तला रहते हैं। डीसी आ गए थे, तो इसके लिए कोई आगाही मुहिम का इनेकाद नहीं किया जाता, तो हुकूमत संजीदा ही नहीं है। इसकी क्या वजह है? पोलियो मुहिम इसका जवाब मैं दूंगा। जी अच्छा, चले फहमीदा साहिबा से पूछते हैं फिर आपसे। जी देखिए, पोलियो मुहिम का तो मामला ये है कि वो तो आपका नेशनल प्रोग्राम है जिसके लिए आपकी जो उसकी फंड है वो भी जो है बिल गेट्स का फाउंडेशन से है, और उसमें आपको पता ही है उनके डोनर्स WHO और यूनिसेफ जो है वो शामिल हैं। और दूसरी बात ये है क्योंकि उसका जो कैनवस है वो बहुत बड़ा है और 30 साल से कैंपेन चल रही है सॉरी, तो वो कैंपेन जो चल रही है 30 साल से, तो उसका कैनवस इसलिए भी बहुत बड़ा है कि ये 2 ही मुल्कों में अब रह गया है, एक पाकिस्तान है और एक अफगानिस्तान है। और अनफॉर्चुनेट है कि अभी भी ये सारा कुछ होने के बावजूद 40 केसेस जो है वो हो चुके हैं और दिसंबर तक मुझे लगता है कि ये तादाद 50 को भी क्रॉस हो जाएगी। दूसरी तरफ जैसा कि मैं कह रही हूँ कि ये तरजीहात का मामला है, तो तरजीह नहीं है हमारी, ये है मामला। ठीक है, तरजीहात नहीं है। जी फारूक साहब, वक्त कम रह गया, आप भी जल्दी देखिए पोलियो का जहाँ तक मामला है, पोलियो जो है ये हुकूमत का यहाँ पे ना तो कोई बजट है ना हुकूमत का कोई खर्चा है। अच्छा। ये रोटरी इंटरनेशनल जो है उसके मातहत सारी दुनिया में ये प्रोग्राम चल रहा है और पाकिस्तान में भी रोटरी चला रहे, जिनके हेड है अजीज मेमन साहब, और वो माशाल्लाह इस वक्त 75-80 साल की उम्र है और बेतहाशा काम कर रहे हैं। तो मकसद ये कि ये चूंकि प्राइवेट सेक्टर में है, इसकी ये वजह अगर जैसे उसमें जो चीज है वो ये है कि डीसी खुद खड़ा हुआ है फील्ड में। नहीं, वजह ये ना कि खड़ा हुआ है ना, एसी खड़ा हुआ है, SHO खड़ा हुआ है, मेरे अपार्टमेंट में है। वजह ये तो इसके लिए क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने कहा ना फहमीदा साहिबा ने कि तरजीहात की बात है, तरजीहात की बात, अगर तरजीहात में तरजीह नहीं दे रहे, आज इंटरनेशनल रोटरी अगर आपको फंड देती है तो वो आपसे अकाउंटेबल, यू आर अकाउंटेबल, आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ का खर्च हुआ। मैं खुद भी पोलियो का एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं इस पे काफी काम कर रहा हूँ अजीज मेमन की सरबराही में, और पोलियो में एक शफाफ तरीके से काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत सारी रुकावटों के बावजूद। लास्ट कमेंट खुर्रम साहब आपसे भी लेना चाहूंगी, बस 1 मिनट रह गया। देखिए अब मैं फिर वही जाते जाते मैं ये कहूँगा कि कम से कम हमें आगाही के हवाले से हमें चाहिए ये है कि अपने बच्चों को टाइम दें, उनको देखें, खास तौर से बच्चों को। बच्चियां तो फिर भी कंट्रोल में होती हैं, बच्चे तो आप घर में नहीं रख सकते, तो कुछ ना करें तो रात का खाना जरूर अपने बच्चों के साथ खाएं, ताकि वो जो सूरत हाल महंगाई की है और जो बेरोजगारी की है उसमें 2-2 जॉब करके कैसे कोई अपनी फैमिली को टाइम दे सकता है जिस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। ये वो आपने बिल्कुल सही बात की, लेकिन यहाँ ऐसे भी तो है ना जिन्होंने बच्चों को ATM कार्ड दिए हुए, उसके बाद वो बच्चे से महीने में 1 दफा मिलते हैं जब ATM खत्म हो जाता है। 2-4% बहुत शुक्रिया, मुल्क वो क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम जमाल साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया फारूक डारी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया फहमीदा यूसुफी साहिबा कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, नई नस्ल मनशियात के इस्तेमाल से मुतअद्दिद जिस्मानी, ज़हनी और समाजी मसाइल का शिकार हो रही है। हुकूमत को इस मसले से निपटने के लिए फौरी इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। मुआशरे के हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा, तभी शायद कुछ बेहतरी की उम्मीद पैदा हो सकती है। सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।